22 मई 2026 गाजियाबाद में रहने वाले एक 84 साल के रिटायर्ड बैंक मैनेजर के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स आता है। कॉल करने वाला खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताता है। वह कहता है कि उनका नाम करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले में सामने आया है। फिर एक और अधिकारी स्क्रीन पर आता है। उसके पीछे कोर्ट जैसा कमरा दिखाई देता है। बहुत सारी फाइलें हैं, पुलिस की वर्दी है और लगातार एक ही बात को दोहराई जा रही है। आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। डर, घबराहट और पश्चाताप। अगले कई दिनों तक उनको वीडियो कॉल पर रखा जाता है। धीरे धीरे उनसे उनकी पूरी जमा पूंजी निकाल दी जाती है। यहाँ तक कि उनसे 70 लाख रुपए का लोन भी ले लिया जाता है। और जब तक उन्हें सच्चाई समझ आती है तब तक वे 2 करोड़ 20 लाख रुपए गंवा चुके होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत में डिजिटल अरेस्ट के नाम से कोई कानूनी प्रक्रिया होती ही नहीं है। यह सिर्फ अपराधियों द्वारा बनाया गया एक झूठ है। लेकिन यही झूठ हर दिन हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आज आपके मोबाइल पर गैस बिल, आरटीओ चालान, बिजली कनेक्शन, बैंक केवाईसी अपडेट या किसी सरकारी सेवा के नाम पर कोई लिंक या एपीके फाइल आती है तो बिना सोचे समझे उस पर क्लिक मत कीजिए और एकदम चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके सालों की मेहनत की कमाई को कुछ ही मिनटों में उड़ा सकती है। आज साइबर अपराधियों को न किसी हथियार की जरूरत है और न ही किसी बैंक को लूटने की। उन्हें सिर्फ आपका मोबाइल नंबर चाहिए, एक फ़ोन कॉल्स और सिर्फ कुछ मिनटों की बातचीत। अगर आपने घबरा कर एक भी गलत फैसला ले लिया तो वर्षों की मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल करोड़ों भारतीयों को फ्रॉड और स्कैम्स कॉल आते हैं। लाखों लोग इनकी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो शर्म या डर की वजह से कभी शिकायत ही नहीं करते। यही कारण है कि यह अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत में फ्रॉड कॉल का नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है, हाल ही के कुछ वास्तविक मामलों से क्या सीख मिलती है, जो ठग हैं वो लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कभी आपके पास भी ऐसी कॉल आए या आप उसके शिकार हो जाएं तो उसकी शिकायत कहाँ और कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी की कमाई बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्रॉड कॉल्स सिर्फ कुछ लोगों के साथ होने वाली एक छोटी सी समस्या है तो शायद ये आंकड़े आपके सोच बदल देंगे। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से डिजिटल होने वाले देशों में से एक है। करोड़ों लोग मोबाइल से बैंकिंग करते हैं, यूपीआई भुगतान करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और यही सुविधा आज साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। पहले जेब कतरे भीड़ में घूमते थे और आज ये ठग इंटरनेट पर घूम रहे हैं। पहले बैंक लूटने के लिए हथियार चाहिए होते थे और आज सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन ही काफ़ी है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में फ्रॉड कॉल्स और ऑनलाइन ठगी के मामले में विस्फोटक बढ़ोतरी हुई है। साल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ एक साल के भीतर 4,168 करोड़ से ज़्यादा स्कैम कॉल्स की गई, यानी औसतन हर भारतीय के पास हर दिन कई स्कैम कॉल्स। इनमें सिर्फ फ़ोन कॉल्स ही नहीं बल्कि फर्जी एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया मैसेजेस और क्यूआर कोड स्कैम भी शामिल हैं। लेकिन सबसे डराने वाली बात सिर्फ कॉल की संख्या नहीं है बल्कि उनसे होने वाली नुकसान है। साल 2025 में साइबर अपराधियों ने भारतीयों से 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी की। सोचिए, 22,000 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम से कई बड़े अस्पताल बनाए जा सकते थे, हजारों स्कूल खोले जा सकते थे, लेकिन यह पैसा चला गया उन लोगों के पास जो लोगों के डर और भरोसे का फायदा उठाते हैं। इसी दौरान देश में 28 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए और विशेषज्ञों का मानना है कि असली संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग बदनामी के डर से शिकायत ही नहीं करते। सरकार द्वारा शुरू की गई 1930 साइबर हेल्पलाइन के आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। साल 2023 में इस हेल्पलाइन पर लगभग 96 लाख कॉल्स आई थी और सिर्फ एक साल बाद यानी 2024 में यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ 21 लाख हो गई और 2025 में यह रिकॉर्ड भी टूट गया। पूरे साल में 3 करोड़ 24 लाख से ज़्यादा कॉल इस हेल्पलाइन पर दर्ज की गई, यानी देश में हर कुछ सेकंड में कोई न कोई साइबर ठगी का शिकायत दर्ज कर रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। दूरसंचार के विभाग के लोगों के लिए चक्षु नाम की एक सुविधा शुरू की गई जहां संदिग्ध फ्रॉड कॉल्स और संदेशों की शिकायत की जा सकती है। 2024 में इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 2 लाख शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन 2025 आते थे यह संख्या बढ़कर 5 लाख से ज़्यादा हो गई। इन शिकायतों के आधार पर सरकार ने लाखों मोबाइल के कनेक्शन बंद किए, हजारों मोबाइल फोन्स ब्लैकलिस्ट किए और बड़ी संख्या में फर्जी एसएमएस टेम्पलेट भी ब्लॉक किए। यानी समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब सरकार को भी लगातार बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लाखों नंबर बंद किए जा रहे हैं, फिर भी ये ठगी रुक क्यों नहीं रही?
तो दोस्तों इसका जवाब बहुत ही सीधा है, क्योंकि अपराध सिर्फ तकनीक का ही नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का भी खेल है। जो ठग होते हैं वह बैंक हैक नहीं करते हैं, वह सीधे इंसान के दिमाग को हैक करते हैं। वे डर पैदा करते हैं, जल्दी फैसला लेने का दबाव बनाते हैं और फिर उसी डर का फायदा उठाकर लोगों से खुद उनके हाथों पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई संदिग्ध कॉल आई, लेकिन आपने समय रहते फ़ोन काट दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या तब भी शिकायत करनी चाहिए? बिल्कुल, यही पर काम आता है चक्षु यानी नज़र रखना। यह दूरसंचार विभाग की एक सुविधा है जहां आप ऐसे संदिग्ध नंबरों की रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कोई खुद को पुलिस बताए, सीबीआई बताए, आरबीआई बताए, ट्राई बताए यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फर्जी कस्टमर केयर बनकर बात करे, केवाईसी अपडेट करने को कहे, लोन दिलाने का लालच दे या नौकरी का झांसा दे। इन सभी मामलों की रिपोर्ट यहाँ की जा सकती है। आपकी एक शिकायत हो सकता है सैकड़ों दूसरे लोगों को ठगी से बचा दे, क्योंकि जब किसी नंबर के खिलाफ लगातार शिकायतें आती हैं तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। चौथा, 1909 स्पैम कॉल की शिकायत। हर फ्रॉड कॉल साइबर ठगी नहीं होती। कई बार बार प्रमोशनल कॉल आते हैं, अनचाहे एसएमएस आते हैं। अगर कोई कंपनी लगातार परेशान कर रही है तो उसकी शिकायत 1909 पर की जा सकती है। इसके अलावा ट्राई का डीएनडी सिस्टम भी उसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि अनचाही कॉल और संदेश पर रोक लगाई जा सके। पांचवा तरीका, पुलिस में एफआईआर। अगर बड़ी रकम का नुकसान हुआ है या मामला गंभीर है तो अपने नज़दीकी के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना भी जरूरी है। इसलिए कभी ये चीज़ें डिलीट मत कीजिए। कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप चैट, बैंक ट्रांजैक्शन, यूपीआई आईडी, स्क्रीनशॉट, ईमेल और अगर कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड हो तो उसे भी सुरक्षित रखिए। यही सबूत बाद में जांच का सबसे मजबूत आधार बनते हैं। लेकिन इन सब तरीकों से भी ज़्यादा जरूरी है कुछ ऐसी बातें जानना जिन्हें याद रखकर आप शायद कभी ठगी का शिकार ही ना बने, क्योंकि सबसे अच्छी शिकायत वही होती है जिसकी ज़रूरत कभी पड़े ही नहीं। आइए अब जानते हैं वे 5 बातें जो हर भारतीय को हमेशा याद रखनी चाहिए। साइबर अपराधी हर दिन नए तरीके खोज रहे हैं, नई स्क्रिप्ट, नए बहाने, नए नंबर, लेकिन उनका मकसद हमेशा एक ही होता है, आपको डराना, जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करना और आपकी मेहनत की कमाई छीन लेना। लेकिन अगर आप सिर्फ ये 5 बातें हमेशा याद रखेंगे तो ऐसी ठगी का शिकार होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। पहली बात, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया भारत में नहीं होती। अगर कोई फ़ोन पर कहे कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं तो समझ जाइए वह झूठ बोल रहा है। भारत की कोई भी पुलिस एजेंसी, कोई भी जांच एजेंसी और कोई भी अदालत फ़ोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती। दूसरी बात, कोई सरकारी अधिकारी फ़ोन पर पैसे नहीं मांगता, चाहे वो खुद को पुलिस बताए, सीबीआई, ईडी, आरबीआई, ट्राई, इनकम टैक्स या सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी। अगर कोई कहता है कि जांच के लिए पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे या अकाउंट वेरीफाई करने के लिए पैसे भेजना होगा तो समझ लीजिए वह ठग है। तीसरी बात, घबराइए मत, जल्दी शिकायत कीजिए। साइबर ठगी में समय ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर पैसे चले गए हैं तो एक एक मिनट की कीमत होती है। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी संभावना बढ़ेगी कि पैसे रास्ते में ही रोक लिए जाएं। इसीलिए 1930 को हमेशा याद रखिए। चौथी बात, किसी भी अनजान व्यक्ति के दबाव में फैसला मत लीजिए। ठग हमेशा जल्दी में रहते हैं। वह कहते हैं अभी फैसला लीजिए, अभी पैसे भेजिए, वरना तुरंत गिरफ्तारी होगी। यही उनकी चाल होती है। असल सरकारी अधिकारी आपको सोचने का समय देते हैं, लेकिन ठग नहीं। पांचवा और सबसे ज़रूरी बात, हर सबूत संभाल कर रखिए। फ़ोन नंबर, मैसेज, स्क्रीनशॉट, बैंक ट्रांजैक्शन, यूपीआई आईडी, कॉल रिकॉर्डिंग कुछ भी डिलीट मत कीजिए। हो सकता है यही छोटी सी जानकारी बाद में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाए। आखिर में याद रखिए, साइबर अपराधी आपके मोबाइल नंबर को हैक करने से पहले आपके दिमाग को हैक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप शांत रहें, सोच समझकर फैसला लिया और सही समय पर शिकायत कर दी तो उनकी सबसे बड़ी ताकत वही खत्म हो जाती है। एक समय था जब चोर चेहरा छिपा कर आते थे, लेकिन आज वे मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपे बैठे हैं। पहले वे घर का ताला तोड़ते थे, लेकिन आज वे भरोसा तोड़ते हैं। और यही वजह है कि साइबर अपराध आज दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते अपराधों में शामिल हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। सरकार ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाई है, ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, संदिग्ध नंबरों की रिपोर्ट करने की व्यवस्था बनाई है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि सही समय पर सही कदम उठाया जाए। अगर कभी आपके साथ ऐसी घटनाएं हो तो घबराइए मत। सबसे पहले 1930 पर कॉल कीजिए। अगर सिर्फ संदिग्ध कॉल आई है, हो सकता है आपकी एक शिकायत किसी दूसरे परिवार की जिंदगी भर की कमाई बचा दे। अगर यही जानकारी एक भी इंसान को ठगी से बचा सके तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। बाकी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक अधिकारी और बड़े कारोबारी भी इस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन आखिर ये लोग ऐसा करते कैसे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा तरीका खोज लिया है जिससे समझदार लोग भी उनके झांसे में आ जाते हैं? इसे समझने के लिए हम देखते हैं हाल ही में हुए कुछ ऐसे ही वास्तविक मामले जो ये बताते हैं कि एक साधारण से फोन कॉल्स कैसे कुछ ही दिनों में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आंकड़े यह बताते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है, लेकिन असली तस्वीर तब सामने आती है जब हम उन लोगों की कहानी सुनते हैं जिसकी ज़िंदगी एक फ़ोन कॉल्स ने पूरी तरह से बदल दी। इन सभी मामलों में एक बात बिल्कुल समान थी। ठगों ने किसी का बैंक अकाउंट हैक नहीं किया, उन्होंने कोई तिजोरी नहीं खोली, उन्होंने सिर्फ इंसानों के दिमाग में एक डर पैदा किया और वही डर उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। पहला मामला गाजियाबाद, मई 2026। एक 84 साल के राम प्रकाश हरिया, एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर, पूरी जिंदगी बैंक में काम किया, पैसों की समझ भी थी, धोखाधड़ी के बारे में भी वे जानते थे। लेकिन 22 मई 2026 को उनके फ़ोन के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स आती हैं। सामने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी बताया। उसने कहा, आपका नाम 2023 के एक बड़े बैंक घोटाले में सामने आया है। इतना सुनते ही राम प्रकाश को घबराहट शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों बाद वीडियो कॉल पर एक और व्यक्ति जुड़ता है। उसके पीछे एक पूरा पुलिस स्टेशन जैसा माहौल होता है, टेबल, फाइलें, वर्दी और फिर एक नया शब्द, डिजिटल अरेस्ट। उन्हें बताया गया कि आप कहीं नहीं जा सकते, फ़ोन नहीं काट सकते, वरना तुरंत आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अगले कई दिनों तक उन्हें रोज 4 से 8 घंटों तक वीडियो कॉल पर रखा गया। उनके सामने नकली कोर्ट की कार्रवाई दिखाई गई, फर्जी दस्तावेज दिखाए गए और धीरे धीरे उनके मन में यह विश्वास बैठा दिया गया कि अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो वह जेल चले जाएंगे। डर इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने 70 लाख रुपए का लोन तक ले लिया और आखिरी में कुल 2 करोड़ 20 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन जब तक उन्हें समझ आया कि यह सब एक धोखा था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा मामला दिल्ली, दिसंबर 2025। इस बार शिकार बने डॉक्टर ओम तनेजा, डॉक्टर इंदिरा तनेजा। दोनों पढ़े लिखे थे, सफल थे और आर्थिक रूप से सुरक्षित भी थे। 24 दिसंबर को डॉक्टर इंदिरा के पास एक फ़ोन आया। उधर से खुद को TRAI का अधिकारी बताया। उसने कहा, आपके मोबाइल नंबर से अश्लील कॉल की गई है। इसके बाद फ़ोन मुंबई पुलिस के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुछ ही देर में वीडियो कॉल शुरू हुई। स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग थे, पीछे पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा था। इतना सब देखकर किसी को भी यही लगता कि यह सब सच है। उन्हें बताया गया कि उनके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। अगर खुद को निर्दोष साबित करना है तो जांच पूरी होने तक अपनी सारी संपत्ति वेरिफिकेशन के लिए सरकारी खाते में भेजनी होगी। यह सिलसिला लगातार 2 हफ्ते तक चलता रहा। उन्हें किसी रिश्तेदार से बात नहीं करने दी गई, किसी वकील से बात नहीं करने दी गई और आखिरकार उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई करीब 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठगों के खाते में भेज दिए। 9 जनवरी को अचानक सारे फ़ोन कॉल्स बंद हो गए। तभी उन्हें समझ आया कि पुलिस नहीं बल्कि ठग उनसे बात कर रहे थे। तीसरा मामला 25 जून 2026। यह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे देश में फैले एक बड़े नेटवर्क की कहानी थी। CBI ने ऑपरेशन चक्र VI शुरू किया। देश के 16 राज्यों में एक साथ 60 विशेष टीम भेजी गई। 80 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। जांच में पता चला कि यही गिरोह 200 से ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट मामलों से जुड़ा हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने लोगों को डराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जैसी दिखने वाली एक नकली वेबसाइट तक बना दी थी। उस पर फर्जी कोर्ट आर्डर अपलोड किए जाते थे। पीड़ित जब उस वेबसाइट को देखते तो उन्हें लगता कि यह सचमुच उनके खिलाफ कोई कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। यानी अब ठगी सिर्फ फ़ोन तक सीमित नहीं रही, अपराधी पूरे सरकारी सिस्टम की नकल तैयार कर रहे थे ताकि उनका झूठ सच जैसा दिखाई दे। चौथा मामला अगस्त 2025, महाराष्ट्र। CBI को सूचना मिली कि इगतपुरी के एक रिजॉर्ट में एक कॉल सेंटर चल रहा है। लेकिन यह कोई सामान्य कॉल सेंटर नहीं था। अंदर बैठे लोग अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों के नागरिकों को फ़ोन करते थे। वे खुद को अमेजोन की कस्टमर सपोर्ट टीम बताते और फिर अलग अलग बहानों से लोगों से बैंक की जानकारी हासिल कर लेते। जब CBI छापा मारा तो वहां से दर्जनों लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, करोड़ रुपए की नकदी, सोना और लग्जरी कारें बरामद हुई। यानी सिर्फ कुछ फ़ोन कॉल करके यह गिरोह करोड़ रुपए कमा चुका था। इन चारों मामलों को अगर ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पहले वे खुद को किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बताते हैं, फिर किसी बड़े अपराध का डर दिखाते हैं, उसके बाद वे पीड़ित को किसी से बात नहीं करने देते और आखिर में उसी डर का फायदा उठाकर उससे खुद अपने हाथों पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। यानी यह तकनीक का खेल कम और मनोविज्ञान का खेल ज़्यादा है। लेकिन अगर यही ठगी आपके साथ होने लगे तो क्या किया जाए? फ़ोन काट देना काफ़ी है
या कहीं शिकायत भी करनी चाहिए। अब जानते हैं सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए कौन कौन से आधिकारिक तरीके बनाए हैं और सही समय पर शिकायत करके अपने पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि ठग कैसे अपने जाल में लोगों को फंसाते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसी कॉल आपके पास जाए तो सबसे पहले आपका कदम क्या होना चाहिए? यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे पहले रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, दोस्तों से सलाह लेते हैं या फिर शर्म की वजह से चुप बैठ जाते हैं। लेकिन साइबर अपराध में हर मिनट की कीमत होती है। जितनी देर होगी उतनी ही संभावना बढ़ जाएगी कि ठग आपके पैसे अलग अलग खातों में भेज दे। इसीलिए सरकार बार बार कहती है, अगर साइबर ठगी हो जाए तो सबसे पहले शिकायत करें। पहला तरीका 1930 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन। अगर आपके खाते से पैसा निकल चुके हैं, यूपीआई से भुगतान हो गया है या किसी भी तरह आर्थिक नुकसान हुआ है तो सबसे पहले 1930 पर कॉल करें। याद रखिए, पुलिस स्टेशन जाने से पहले या बैंक जाने से पहले 1930 यह भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है जो 24 घंटा काम करती है। जैसे ही आपकी शिकायत दर्ज होती है, जानकारी तुरंत संबंधित बैंक और एजेंसियों तक भेजी जाती है। अगर पैसा अभी आगे ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उसे फ्रीज करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से कई मामलों में लोगों के लाखों रुपए वापस मिल चुके हैं। इसे साइबर पुलिस गोल्डन आवर कहती है, यानी ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने का समय। अगर इसी समय पर कार्रवाई हो जाए तो पैसे बचाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो घबराइए मत, समय बर्बाद मत कीजिए, सीधे 1930 पर कॉल कीजिए। दूसरा तरीका राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल। अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो भारत सरकार ने इसके लिए एक आधिकारिक पोर्टल बनाया है। वहीं पर आप पूरी घटना लिख सकते हैं। ठग का मोबाइल नंबर, बैंक ट्रांजैक्शन, स्क्रीनशॉट, कॉल की जानकारी और बाकी सबूत अपलोड कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक शिकायत संख्या मिलती है। इसे हमेशा संभाल कर रखें क्योंकि आगे की पूरी प्रक्रिया इसी नंबर से ट्रैक की जाती है। अगर आपने पहले 1930 पर कॉल कर दिया है तो उसके बाद यही पोर्टल आपकी शिकायत का रिकॉर्ड भी बन जाता है। तीसरा तरीका चक्षु सुविधा, यानी ध्यान रखना।